Good morning, students. Today we will study about the fourth lesson of geography of 7th class, air. तो हवा के बारे में आपने सुना ही है। हवा हमारे लिए, एयर जो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इस ब्रह्मांड के लिए भी हवा कितनी इम्पोर्टेंट है कि एयर के बगैर देयर इज़ नो लाइफ, हवा के बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जय भाई, अब पहले हमें क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है कि वे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो क्या क्रिएट करती है, ग्रीन हाउस क्रिएट करती है, इफेक्टिव बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो पृथ्वी से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ट्रैप करती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस। इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो ना तो पृथ्वी हमारी इतनी ठंडी हो जाएगी, इसके ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जितनी भी ऊष्मा छोड़ती है उसको ये ट्रैप करती है, जकड़ लेती है, तो उसको इकट्ठा कर लेती है। अगर वो ना जकड़े तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी, हम रह नहीं सकते यहाँ। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो हालांकि जो है ये ज़्यादा उत्पन्न होती रहती है, बढ़ती भी रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, कार का धुआं निकलता है, तो इसलिए पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये फैक्ट्रियों के कारण या जो है गाड़ियों के कारण जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसके कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन द टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के अंदर जो वृद्धि हुई, कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। जो हमारे जो ठंडे स्थान है जहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है तो वो बर्फ़ पिघलने लगती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही। एज ए रिजल्ट, तो परिणाम क्या होता है, द सी लेवल राइजेज। समुद्र का लेवल जो है, समुद्र के पानी का लेवल जो है ऊपर उठता है, कोजिंग फ्लड्स, जिसके कारण बाढ़ आती है इन द कोस्टल एरिया। जो समुद्री इलाके हैं, समुद्र के किनारे जो बसने वाले इलाके हैं, वहाँ पर बाढ़ आती है। देयर में भी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट। जलवायु के अंदर बहुत ही अचानक जो है बहुत ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं ऑफ ए प्लेस, लीडिंग टू द एक्सटिंक्शंस ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल। जो कि जो है किसी पौधे या जानवरों को जो है वहाँ से बहा करके ले जा सकते हैं। अब देखिए भाई, ये तो हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थोड़ा है उसके बारे में विस्तार से। अब हम बात करें, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी पृथ्वी जो है एक हवा के एक कंबल से जो है चारों तरफ से घिरी हुई है। हवा का कंबल है, एटमॉस्फेयर है, जो इसको कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स, सभी सजीव ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो जो सभी वायुमंडल के ऊपर निर्भर करते हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर निर्भर करते हैं फॉर दियर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, हवा का जो आवरण है इसी को हम वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि इसने जो हमारी पृथ्वी चारों तरफ से घेर रखा है और हर एक जीवित व्यक्ति जो है, हर एक जीवित प्राणी, जो कोई भी है, जानवर है, पौधे हैं, व्यक्ति हैं, सब इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इट प्रोवाइडेड अस द एयर वी ब्रीथ। जिस हवा के द्वारा हम सांस लेते हैं, वो ये हवा जो है वायुमंडल ही, एटमॉस्फेयर ही यहाँ पर को प्रदान करता है। एंड प्रोटेक्ट अस, और हमें सुरक्षा देता है फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे। जो सूर्य की किरणें जो आती हैं पृथ्वी पर, उनके हानिकारक प्रभाव से भी एटमॉस्फेयर ही बचाता है। विदाउट दिस, इसके बिना, ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बिना जो ये कंबल है, सुरक्षात्मक रूपी जो कंबल है, वी शुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। हम जो है जल जाएंगे सूर्य की धूप से इसके बगैर। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और रात को जम जाएंगे। जब सूर्य नहीं आएगा तो हमारी बर्फ़ जम जाएगी, सूर्य आएगा तो हम जल जाएंगे। इतना मतलब इतना तेज हो जाएगा। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर, यह हवा का ही एक मास है, दैट पिंड है, समझ लो, ब्लैंकेट है, दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। जो पृथ्वी के ऊपर जो है इतना तापमान बना देता है जिससे हमारी ज़िंदगी चल सके। ठीक है, समझा आपने एटमॉस्फेयर के बारे में।
कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो बहुत सारी गैस हैं, आवरण है उनका, अब उसके बारे में जानेंगे। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो हवा हम गैस सांस लेते समय अंदर लेते हैं उसके अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर टू गैसेज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन, ठीक है, तो जो कि जो है मेन घटक है जो एटमॉस्फेयर का निर्माण करने में। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन्स एंड द हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी। ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो मुख्य हमारी कौन सी गैस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेज, इन गैसों के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। बहुत सारे धूल के कण भी जो है हवा के अंदर उपस्थित हैं। दी पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। इस पाई चार्ट के द्वारा विभिन्न गैसों के जो मिश्रण को दिखाया गया है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। हवा के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स। तो हम जो है कुछ नाइट्रोजन भी अपने फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं सांस के द्वारा। एंड एक्सहेल इट, और इसे छोड़ते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। परंतु पौधों को नाइट्रोजन जो है अपने जीवित रहने के लिए जरूरी है। दे कैन नॉट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वे हवा से सीधा नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो एक बार हम इसके पाई के चार्ट को समझेंगे। इसके अंदर दिखाया गया है, देखो ये भाई, देखो नाइट्रोजन 78%। कितनी है नाइट्रोजन? क्या है? 78%। जो व्हाइट कलर का जो दिख गया है हमारा सारा एरिया, ये क्या है? नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन हमारी 21%, 21%। तो 78 प्लस 21 कितना हुआ? 99%। तो बाकी कितना बच गया? 1% में जो हमारी क्या आ गई? ऑल अदर्स गैस आ गई, आर्गन्स आ गए, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितने? 0.03% है। समझे? तो इस प्रकार से ये देखिए, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ गए इस बात को? अब देखो भाई, नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोयल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। तो पौधे क्या करते हैं? सीधे हवा से सीधे प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है ना। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोयल, जो मिट्टी में बैक्टीरिया रहते हैं, एंड रूट, जो जड़ें होती है ऑफ द सम प्लांट, कुछ पौधों की, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम दी एयर, वो हवा से नाइट्रोजन लेते हैं। एंड चेंज इट्स फॉर्म, और इसकी फॉर्म को बदल देते हैं। सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, ताकि पौधे जैसे ले सकें। जो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर है ना हमारे, और पौधों की कुछ जड़ें हैं, वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं और वो जो उसको उसकी फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि पौधे उसको सीधे फिर ले सकें। फिर ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस। ऑक्सीजन जो हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है इन द एयर, हवा के अंदर। देखो, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन। मनुष्य और जानवर जो है ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, एज दे ब्रीथ, जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। हरे पौधे जो है हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये आपने पहली छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है भोजन का निर्माण करते हैं, जिसके तहत वो जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज, यदि हम पेड़ों को काटते हैं, देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब, तो फिर ये संतुलन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, असंतुलन में हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर दूसरी महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। टू मेक दियर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक दियर फूड। तो पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए, आपको मैंने बता ही दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि मनुष्य और जो जीवित प्राणी जितने हैं वो सारे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ते हैं, हमारे अनुमान ये है, जो हमारे जानवर हैं, हम मनुष्य हैं, इतनी ही छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितनी पौधों को ज़रूरत होती है। विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस, जो कि एक उचित संतुलन बनाती है। तो हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। तो यदि वो संतुलन अपसेट हो सकता है किसके द्वारा? बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल, ईंधनों के जलने के द्वारा, सच एज
द कोल एंड ऑयल, जैसे कोयला जलता है, तेल जलता है, जिससे ये डिस्टर्बेंस हो सकता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो जो है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर, प्रत्येक साल जब पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं छोड़ती हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है ना, और जितना कोयला जलता है उससे धुएँ से निकलता है। तो एज ए रिजल्ट के तौर पर है द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती हुई जो वॉल्यूम है इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, तो पृथ्वी के मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे इसमें देखो अखबार के कुछ छपे हैं, टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कुछ वैज्ञानिकों ने भाई कुछ तरीके बताए हैं कि कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए। ठीक है, CO2 लेवल एट इतने, अब वो ये बताते रहते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना हो गया, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही कंटिन्यू, कोई नहीं रोक रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा, तो मतलब दोबारा जो है मतलब पृथ्वी के ऊपर जो वो ला सकती है, ये कह सकते हैं वो त्रासदी ला सकती है। तो इस प्रकार की बातें हम जो है पढ़ते हैं। तो इसका हम एक पेज और करेंगे आज। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का ढांचा कैसे बना, कैसे क्या कुछ, इसके बारे में। और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, 5 परतों में बटा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। दीज आर द ट्रोपोस्फियर, दीज आर, पहली परत है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो इस प्रकार है। ट्रोपोस्फियर क्या है? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण जो है परत है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, तो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो कितनी, 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, जो हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं वो इसी के अंदर है। किसमें है? ट्रोपोस्फियर के अंदर है। ठीक है, तो द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। इसी परत के अंदर जब बारिश होती है, ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरती है, हवा है, वो सारी इसके अंदर है, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही है। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 13 किलोमीटर तक है भैया। फिर स्ट्राटोस्फियर, अबोव द ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद दूसरी परत शुरू हो जाती है, लाइज द स्ट्राटोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, तो इसके अंदर कोई बादल वगैरह कुछ नहीं है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन, ये जो है हवाई जहाज़ों को उड़ने में मदद करती है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्राटोस्फियर इज दैट, तो स्ट्राटोस्फियर की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, तो इसके अंदर जो ओजोन परत है, इसके अंदर क्या है? ओजोन लेयर है। तो वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज, और हम जानते हैं ओजोन परत जो है हमारे को ये सूर्य की जितनी भी हानिकारक किरणें हैं उनसे किस प्रकार से हमारे को बचा रही है, नहीं तो हम जल जाएंगे। फिर उसके ऊपर जो है मेसोस्फियर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। इट लाइज अबव द स्ट्राटोस्फियर, यह स्ट्राटोस्फियर के ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर की हाइट तक है इसके ऊपर जाकर के। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, जब स्पेस में से जो है इसके इस परत के अंदर जो मेटेरॉइड है, उल्काएं हैं, धूमकेतु हैं, ये जब इसके अंदर प्रवेश करती हैं तो ये जलती हैं इसके अंदर, मेसोस्फीयर के अंदर। ठीक है, फिर थर्मोस्फीयर, भाई थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, तो थर्मोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो लोनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ दिस लेयर, लोनोस्फीयर जो है इसी का जो है एक हिस्सा इस परत का। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच हाइट है इसकी। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, जो हमारी रेडियो ट्रांसमिशन है, दूरदर्शन है वगैरह, इसके लिए काम आती है। तो इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, तो इस मेसोस्फीयर के द्वारा ही हमारी जो थर्मोस्फीयर के द्वारा ही जो है, जो हमारी रेडियो एक्टिव वेव्स जो हैं वो
पृथ्वी से जो जाती हैं इसी परत के द्वारा जो है वापस हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं। ठीक है, फिर एक्सोस्फीयर जो अंतिम परत है, दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, वायुमंडल की जो सबसे ऊपर की परत इज नोन एज द एक्सोस्फीयर, उसको एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, यह बहुत ही पतली परत है। तो लाइट गैसेज, हल्की गैसें हैं, लाइक हीलियम है, हाइड्रोजन है, फ्लोट इनटू द स्पेस, जो अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं फ्रॉम एयर, यहाँ से। तो इस प्रकार से हमने आज जो 5 वायु की मंडल की जो परतों के बारे में सुना, और इसको मैं अभी आपको हिंदी में भी कन्वे करके दिखाऊंगा। तो आज इतना ही पढ़ना हमने, तो अभी 1 मिनट रुको। अब जो है मैं आपको इसके हिंदी के द्वारा जो है इसको बताऊंगा वायुमंडल की परतों को क्या है। देखिए मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो भाई, ये हमारी हिंदी के अंदर जो है सबसे निचली परत जो हमारी क्या थी, अक्षोभ मंडल। ठीक है, तो ये सबसे, फिर उसके बाद है समताप मंडल, फिर समताप की सीमा यहाँ तक आ गई। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, ठीक है, और फिर बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इस प्रकार से परतें हैं। इस प्रकार इसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, और आगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यदि ये लेसन जो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। ओके, बाय।